हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू योर ओन चैनल स्टडी विद मोहित पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 2। इस वीडियो में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइमलाइन को समझेंगे, मतलब फ्रांस की क्रांति के दौरान होने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रम को हम समझेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट गेट स्टार्टेड। अब हम समझेंगे कि फ्रांस की क्रांति के दौरान क्या-क्या घटनाक्रम हुए। तो सबसे पहले 1789 में एस्टेट जनरल बना। फिर 1789 से 91 तक नेशनल असेंबली का रूल रहा। फिर 1791 से 92 तक लेजिस्लेटिव असेंबली का रूल रहा। फिर 1792 से 95 तक नेशनल कन्वेंशन का रूल रहा, जिसे हम रेन ऑफ टेरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो दौर था जब फ्रांस की क्रांति सबसे ज़्यादा विशियस हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो चुकी थी। बेसिकली 1793 से 1794 तक। इसके बाद 1795 से 1798 तक डायरेक्टरी रूल रहा और फिर फाइनली 1799 में नेपोलियन ने कू किया और सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। अब हम ये जानेंगे कि ये क्रांति शुरू कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत एस्टेट जनरल की मीटिंग से होती है। अब ये एस्टेट जनरल क्या है? ये एक आम सभा है जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस्टेट के डेलीगेट्स या प्रतिनिधि होते थे। इसमें फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के 300 प्रतिनिधि होते थे और थर्ड एस्टेट के 600 प्रतिनिधि होते थे। इस सभा को बुलाया क्यों गया था? तो जो फ्रांस की खराब इकोनॉमिक कंडीशन थी, उसको मैनेज करने के लिए, टैक्स को बढ़ाने के लिए इस सभा को बुलाया गया था। तो ये तो राजा खुद भी कर सकता था, बिल्कुल। इनफैक्ट अगर लुईस 16 की जगह लुईस 14 या 15 होते तो वो एक फरमान जारी करते और टैक्स बढ़ जाता। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, लुईस 16 इतना बड़ा तानाशाह नहीं था, इसलिए 175 साल बाद इस मीटिंग का अरेंजमेंट किया गया। अब इस मीटिंग के दौरान वोटिंग राइट्स के लिए एक डेडलॉक हो गया। देखिए, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट दोनों के ही 300 मेंबर थे और थर्ड एस्टेट के 600 मेंबर थे, लेकिन वहां पर नंबर का होना कोई मतलब नहीं रखता था। हर एक एस्टेट का एक ही वोट होता था। तो उस मीटिंग में टोटल 3 वोट थे और अगर किसी पॉइंट पर कोई 2 एस्टेट मान जाते तो थर्ड एस्टेट को वो बात माननी पड़ती। तो ये मीटिंग किस लिए अरेंज की गई थी? टैक्स राइजिंग के लिए। और टैक्स का बर्डन किसके ऊपर पड़ने वाला था? थर्ड एस्टेट पर पड़ने वाला था, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इसलिए थर्ड एस्टेट के मेंबर्स ने कहा कि यहाँ पर हर एक एस्टेट का एक वोट कंसीडर नहीं किया जाए, बल्कि हर एक मेंबर का एक वोट कंसीडर किया जाए। अगर ऐसा होता तो थर्ड एस्टेट के लोग मेजॉरिटी में आ जाते, लेकिन राजा ने ये बात नहीं मानी और डेडलॉक हो गया। ये देखिए, ये है वो हॉल जहाँ पर एस्टेट जनरल की मीटिंग हो रही थी। यहाँ पर करीब 1200 लोग इकट्ठा थे और ये हॉल भी वर्साइल पैलेस में ही है। अब हम डेडलॉक पर आते हैं। तो जो डेडलॉक है, ये काफ़ी दिनों तक बना रहा और जब ये विवाद काफ़ी बढ़ गया तो थर्ड एस्टेट के लोगों ने खुद को ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उनका तर्क था कि हम फ्रांस की 95% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ही नेशनल असेंबली हैं। तो जो भी डिसीजन हम लेंगे वही अंतिम डिसीजन होगा। ये बात राजा को पता चली तो वो बहुत नाराज हुआ और उसने थर्ड एस्टेट के लोगों को, जो कि अब नेशनल असेंबली थे, उन्हें हॉल के बाहर ही लॉक कर दिया। इसके रिएक्शन में थर्ड एस्टेट के लोगों ने वहीं पास में बने टेनिस कोर्ट में शपथ ली कि जब तक कि फ्रांस में एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है, तब तक हम नहीं हटेंगे। इस शपथ को हम टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से भी जानते हैं। और जब ये शपथ ली जा रही थी, तब तक नेशनल असेंबली में बहुत सारे क्लर्जी, जो फर्स्ट एस्टेट के लोग थे, वो भी शामिल हो गए थे। अब ये क्लर्जी क्यों शामिल हुए? तो देखिए, क्लर्जी भी दो क्लासेस में थे, एक हायर क्लास क्लर्जी और एक लोअर क्लास क्लर्जी। तो जो लोअर क्लास क्लर्जी थे, उनकी भी स्थिति सामान्य लोगों जैसी ही थी। तो वो सामान्य जन की स्थिति को, सुख दुख को अच्छे से समझते थे, इसलिए वो शामिल हो गए। और इसके साथ साथ
जो सेकंड एस्टेट थी उसके भी कुछ नोबल्स, कुछ बड़े जमींदार जो शायद उदारवादी रहे होंगे, वो भी शामिल हो गए, जिससे नेशनल असेंबली की स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुकी थी। तो एस्टेट जनरल की मीटिंग में जो हो रहा था, उस बात की खबर फ्रांस में जब फैलती है, तो फ्रांस में जगह जगह दंगे शुरू हो जाते हैं और यहीं से क्रांति शुरू हो जाती है। जो किसान होते हैं वो अपने अपने फ्यूडल लॉर्ड्स के घरों में धावा बोल देते हैं, उनको लूट लेते हैं। यही नहीं, वो ग्रेनरी को भी लूट लेते हैं। अब ये ग्रेनरी क्या होती है? ग्रेनरी वो जगह होती है जहाँ पर ग्रेन्स, अनाज को स्टोर किया जाता है। और क्योंकि तब फ्रांस में भुखमरी जैसे हालात थे, तो लोग ग्रेनरी को लूट लेते हैं। जब ऐसा होता है तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो अपने अपने घरों को छोड़कर भाग जाते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है। किस बात का डर? यही डर कि अब तक हजारों सालों से अब तक हम जिन किसानों को दबाते आए हैं, इनका शोषण करते आए हैं, वो अब हमें ही डरा रहे हैं और शायद हमें मार भी सकते हैं। तो इस समय को हम ग्रेट फियर के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ पेरिस में भी दंगे भड़क गए। क्यों? क्योंकि पेरिस में भी खाने पीने के सामान की कमी थी और जो लोग दंगा कर रहे थे उनका समर्थन नेशनल असेंबली के लोगों के साथ था। आम लोगों का मानना था कि राजा नेशनल असेंबली को काम नहीं करने दे रहा है। तो आम लोग नेशनल असेंबली के समर्थन में और राजा द्वारा लिए गए निर्णय के विरोध में सड़कों पर आ गए। तो इस तरह पूरे फ्रांस में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाती है और क्रांति की शुरुआत हो जाती है। राजा ये सब देख रहा था और बिगड़ते हालात को देखते हुए राजा ने पेरिस में आर्मी बुलाने का निर्णय लिया, जिससे फ्रांस के आम लोग और भी नाराज हो गए। इसके बाद क्या हुआ? तो अब 14 जुलाई 1789 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना होती है, जिसे हम स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टील के नाम से भी जानते हैं। अब ये बास्टील क्या है? तो ये एक पुराना किला था, जिसका इस्तेमाल उस समय जेल की तरह किया जाता था। लेकिन आम लोगों में ये किला राजा की तानाशाही को दर्शाता था। आम लोगों का मानना था कि राजा जिसको चाहे उसको जेल के अंदर डाल देता है। तो ये काफी इनफेमस किला था। तो दंगा कर रहे लोगों को कहीं से पता चल गया कि इस किले में बंदूकें रखी जाती हैं। तो लोगों ने इस किले पर धावा बोल दिया और यहाँ से बंदूकें लूट लीं। इसके साथ साथ जो भी इस किले में कैदी थे उनको रिहा कर दिया। लेकिन इस पर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने इस किले की एक एक दीवार को तोड़ दिया और इसकी ईंटों को बाजार में बेच दिया। इस घटना को आज भी फ्रांस में बास्टील डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब क्या हुआ? तो जैसा कि हमें पता है कि फ्रांस की आर्मी शहर के अंदर आ चुकी थी। तो फ्रांस की पब्लिक और फ्रांस की आर्मी आमने सामने थे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर लुइस 14 होता तो वह अपनी ही जनता पर गोलियां चलवा देता। लेकिन लुइस 16 ऐसा नहीं कर सका और फ्रांस की आर्मी और फ्रांस के राजा को पीछे हटना पड़ा और जो नेशनल असेंबली है, जो कि आगे चलकर नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन जाती है। क्यों? क्योंकि अब ये संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, इसलिए इन्होंने अपना नाम बदलकर नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रख लिया था। इस असेंबली ने कुछ निर्णय लिए और सबसे पहला निर्णय ये लिया कि आज से फ्रांस में नोबल सिस्टम खत्म और जो भी प्रिविलेजेस फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को मिल रही थी उनको भी समाप्त कर दिया गया। दूसरा निर्णय ये लिया गया कि अब से फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को भी टैक्स देना पड़ेगा। तो जब ऐसा हुआ कि नोबल सिस्टम खत्म कर दिया गया है और अब नोबल्स को भी टैक्स देना पड़ रहा है, तो बहुत सारे नोबल्स, बहुत सारे जमींदार वो फ्रांस छोड़कर पड़ोसी देशों जैसे इटली, ऑस्ट्रिया यहाँ पर चले गए और इनको बाद में एमिग्रेस बोला गया। तो जो वर्ड एमिग्रेंट है
वो वर्ड एमिग्रेस से ही निकला है, जिसका मतलब होता है देश छोड़कर जाने वाले। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार जो क्लर्जी थे उनका नंबर भी 1/3 कम कर दिया गया। मतलब जो फादर थे या बिशप थे, तो 1/3 बिशप और फादर्स से ये कहा गया कि आप अब या तो घर बैठिए या सरकार का काम काज देखिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के इस डिसीजन से पोप बहुत नाराज हुए और पूरी क्रांति के दौरान पोप नेशनल असेंबली से नाराज ही रहे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्ची की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची स्थापित हो गई थी। मतलब शासन तो अभी भी राजा का ही रहेगा, लेकिन राजा अब उतना निरंकुश नहीं रहेगा। बहुत सी राजा की शक्तियों को कम कर दिया गया था। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन एंड ऑफ द सिटीजन निकाला। इस डॉक्यूमेंट को ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। इस डिक्लेरेशन को स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। मतलब फ्रांस का संविधान इसी डिक्लेरेशन के आधार पर बना है। इस डिक्लेरेशन में 17 आर्टिकल्स हैं, जिसमें बहुत सारे आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट को लिया गया है, जैसे ह्यूमन एंड सिविल राइट्स, जिसमें लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी आता है। इसके साथ साथ इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी भी शामिल था। इस डिक्लेरेशन में एक फेमस लाइन है कि मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, जिसका मतलब है कि इंसान पैदा होता है और जब तक इस दुनिया में रहता है तब तक वो फ्री है और उसके पास समान अधिकार हैं। कोई नोबल नहीं, कोई क्लर्जी नहीं, कोई थर्ड एस्टेट का नहीं, सब बराबर हैं, सबके अधिकार समान हैं। तो ये डिक्लेरेशन उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी था। लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस डिक्लेरेशन में भी कमियां थीं, जिनमें से एक मेजर ड्रॉबैक्स ये था कि इस डिक्लेरेशन में ना ही महिलाओं और ना ही स्लेव्स को एज अ सिटीजन कोई राइट दिया गया था। इनफैक्ट इनको पैसिव सिटीजन्स कंसीडर किया जाता था। अब ये पैसिव सिटीजन्स क्या होता है? तो देखिए, जब ये संविधान बन रहा था तब फ्रांस में सिटीजन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक थे एक्टिव सिटीजन्स और एक थे पैसिव सिटीजन्स। तो एक्टिव सिटीजन्स वो कंसीडर किए जाते थे जो टैक्स देते थे और वोटिंग राइट भी केवल उन्हीं को था, और बाकी सिटीजन्स को पैसिव सिटीजन्स कंसीडर किया जाता था। फ्रांस की 2,80,00,000 की आबादी में से एक्टिव सिटीजन्स की संख्या कुछ लाखों में ही थी। तो हम ये तो कह सकते हैं कि फ्रांस एक रिपब्लिक बना, लेकिन फ्रांस एक परफेक्ट रिपब्लिक नहीं बना। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रांस की पूरी जनता का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। अब हम विमेंस मार्च ऑन वर्साइल्स पर आते हैं। ये क्या था? ये अक्टूबर 1789 में घटी एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसमें पेरिस से 7,000 महिलाएं इकट्ठा होकर पैलेस ऑफ वर्साइल्स पर पहुंच जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, उस समय फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, लोग भूखों मर रहे थे। तो ऐसे में ये अफवाह कहीं से उड़ती है कि रानी अपने महल में एक बहुत ही शानदार पार्टी कर रही है। उस पार्टी में बहुत ही सारे पकवान बने हैं, और तो और रानी ने बहुत सारा अनाज अपने महल में छुपा के रखा हुआ है। ये बात जब पेरिस में महिलाओं को पता चलती है तो वे बहुत नाराज होती हैं और एक साथ इकट्ठा होकर वे पैलेस ऑफ वर्साइल्स पहुंच जाती हैं। वहां जाकर वे गार्ड्स को मार देती हैं और महल के अंदर चली जाती हैं, जहां पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि महल में कोई पार्टी नहीं हो रही है। लेकिन जब वे राज परिवार का रहन-सहन देखती हैं, उनकी लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल देखती हैं, तो उनका गुस्सा और भी भड़क जाता है और वे अपने साथ पूरे राज परिवार को पेरिस ले आती हैं और राज परिवार से ये कहा जाता है कि अब आप महल में मत रहिए, पेरिस में ही रहिए और देखिए कि आम जनता
किस तरह से रह रही है, कितनी कठिनाइयों से जीवन यापन कर रही है। इसके बाद राज परिवार को पेरिस में ही शिफ्ट होना पड़ा था। अब हम 1790 की बात करते हैं। तो 1790 तक आते आते फ्रांस में बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स इमर्ज हो चुके थे, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बन चुकी थीं और यहीं से दो बहुत ही फेमस विचारधाराओं का जन्म हुआ, एक लेफ्ट विंग और एक राइट विंग। तो एस्टेट जनरल की मीटिंग के दौरान राजा के लेफ्ट में जो लोग बैठे हुए थे उनको लेफ्ट विंग कहा गया। ये लोग बदलाव की मांग कर रहे थे और जो लोग राजा के राइट में बैठे थे उनको राइट विंग कहा गया। ये लोग किसी भी तरीके के बदलाव के विरोध में थे। वो चाहते थे कि सिस्टम जैसा है वैसा ही रहे, उसमें कोई बदलाव ना हो। इसके अलावा 1790 में फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। 1790 के दौरान ही फ्रांस में बहुत सारे क्लब्स बने। उन क्लब्स में इस बात पर चर्चा होती थी कि फ्रांस की क्रांति किस तरह आगे बढ़नी चाहिए। कुछ क्लब्स का मानना था कि फ्रांस में राजतंत्र रहना चाहिए, जबकि कुछ क्लब्स का मानना था कि फ्रांस में राजतंत्र को जड़ से हटा देना चाहिए। फ्रांस में केवल कॉन्स्टिट्यूशन का राज होना चाहिए। कुछ क्लब ऐसे भी थे जो कि राजतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को चाहते थे, जैसा कि उस समय के ब्रिटेन में हो रहा था। इन क्लब्स में दो क्लब्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, एक थे जिरोंडिन्स और एक थे जैकोबिन्स। तो जो जिरोंडिन्स थे, इस क्लब के ज़्यादातर मेंबर जिरोंड नाम के क्षेत्र से आते थे। ये लोग काफ़ी लिबरल विचारधारा वाले थे और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले ज़्यादातर लोग इसी क्लब के मेंबर थे। अब हम बात करते हैं इस क्रांति के दौरान बने सबसे महत्वपूर्ण क्लब की, जिसका नाम है जैकोबिन क्लब। इस क्लब के ज़्यादातर मेंबर फ्रांस की पुअर क्लास से आते थे, मतलब जो फैक्ट्री वर्कर थे या जो आर्टिसन थे, वही लोग इस क्लब के मेंबर थे। इस क्लब के लीडर का नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। इस क्लब के मेंबर्स को सेंट कोलोट्स भी बोला जाता था। तो ऐसा क्यों? देखिए, उस समय फ्रांस में जो मिडिल क्लास थी या जो अपर मिडिल क्लास थी वो ब्रीचेस पहनते थे, मतलब ऐसे पैंट जो घुटनों तक आते हैं। लेकिन ये ब्रीचेस जो होते थे ये कंपैरेटिवली महंगे होते थे। तो जो पुअर क्लास थी या जो वर्किंग क्लास थी वो इन ब्रीचेस को अफोर्ड नहीं कर पाती थी, तो वो फुल पैंट पहनते थे। और सेंट क्लोट्स का मतलब होता है विदाउट ब्रीचेस, इसलिए इनको सेंट क्लोट्स भी बोला जाता था। तो इस क्लब के लोगों का मानना था कि क्रांति के दौरान सारी पावर अपर मिडिल क्लास के पास ही आ गई है, जो भी बड़े व्यापारी हैं उनके पास ही कंसोलिडेट हो गई है। इस क्रांति से हमारी लाइफ पर कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा उससे भी हमको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमको पैसिव सिटीजन कंसीडर किया जाएगा जिनको वोट देने का भी अधिकार नहीं है। अब हम 1791 पर आते हैं। तो ये साल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस साल फ्रांस में जो आम लोग थे, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो अब आप पूछोगे किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन चुकी थी। इससे राजा की पावर बहुत ज़्यादा लिमिट कर दी गई थी। इससे राजा को अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा आशंकाएं हो गई थीं। राजा बहुत ज़्यादा डर गया था। इसलिए राजा ने फ्रांस को छोड़कर ऑस्ट्रिया भाग जाने का निर्णय लिया, जो कि उसका ससुराल था। लेकिन राजा इसमें असफल रहा और बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते राजा को पहचान लिया गया। ये बात जब फ्रांस के आम लोगों को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अब तक तो आम लोग ऐसा मानते थे कि राजा क्रांति के फेवर में है। राजा चाहता है कि आम लोगों के जीवन में कुछ अच्छा बदलाव आए, लेकिन अब उन्हें ये पता चला तो वो समझ गए कि राजा हमारे भले के बारे में नहीं सोच रहा है, राजा को तो केवल अपने भले से मतलब है। तो फ्रांस में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। इन प्रोटेस्टर्स का मानना था कि फ्रांस को एक कंप्लीट रिपब्लिक बना देना चाहिए
और राजा को हटा देना चाहिए। इन प्रोटेस्टर्स में ज़्यादातर लोग जैकोबिन क्लब्स के थे, लेकिन फ्रांस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसका मानना था कि नहीं, राजा को होना चाहिए। तो इन प्रोटेस्टर्स को शांत करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने नेशनल गार्ड्स को भेजा। नेशनल गार्ड्स एक सेना ही थी जिसे फ्रांस की जनता की सेना कंसीडर किया जाता था। तो इसी फ्रांस की सेना ने फ्रांस की जनता पर ही गोलियां चला दी और एक बहुत ही बड़ा हत्याकांड कर दिया। तो इसके आगे का घटनाक्रम हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।